हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार बता देंगे कि ऑडियो क्लियर है क्या? हेलो बच्चों, यस ऑडियो क्लियर है। चलिए जी, बहुत सुंदर बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा नया यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह बाई अनुसर में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहोगे, हम लोग खूब मेहनत करते रहेंगे आप सबके साथ। प्यारे बच्चों, इस नए चैनल पे पुनः आपका स्वागत करना पड़ रहा है। इसके पीछे का वजह है कि वो जो एग्जिस्टिंग चैनल था हमारा, एक तो आपको पता ही है कि जो एक 1.36 मिलियन था उस पर स्ट्राइक आया, स्ट्राइक दिया गया, जिसके वजह से वो गया। और मतलब ये वाला जो चैनल था ये भी चला गया है। इसके पीछे का एक रीज़न दिया गया है कि ये भी उससे लिंक्ड था किसी भी मायने से। तो बाद में समझ आया कि एक कुछ वैसा चीज़ें था जिसके वजह से वो लिंक्ड। अब यूट्यूब की ऐसी पॉलिसी है कि अगर आपका एक स्ट्राइक किसी चैनल पे स्ट्राइक हो जाता है, उससे रिलेटेड जो भी रहता है वो चला जाता है। हालांकि ये नया बना था पर नहीं समझ आया कि किस वजह से ये चैनल टर्मिनेट हुआ है। बट ठीक है, जो भी हो रहा है होने देते हैं, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। और हमारे पास जो साधन है, हम फिर से एक नया क्रिएट किए हैं बच्चों। आप लोगों की क्लासेस नहीं रुकेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सेशन का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था चैप्टर। मुझे पता है कि आप सब जिसके साथ रहोगे उसे फिर से वापस बड़ा कर दोगे। प्यारे बच्चों, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। फिर से मिलकर के इस चैनल को बड़ा करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। और मुझे पता है आप सब लोग साथ दोगे, इस चैनल को फिर से आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करोगे। क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मेहनत करना हमारे हाथ में है। कई बार ऐसे जाके फिर फिसलना पड़ जाता है। पता नहीं ऊपर वाले किस तरीके की परीक्षा ले रहे हैं हमारी। पर कोई बात नहीं है, हम पुनः आपके साथ हैं। और किसी भी क्रिया के पीछे विधि की क्या योजना है, मनुष्य अल्पज्ञ होता है, नहीं पता। चलिए पढ़ाई करते हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठोस अवस्था चैप्टर, सॉलिड स्टेट चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला ऐसा चैप्टर जहां से इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आज तमाम उन बिहार के बच्चों को शिक्षित कर रहा हूं कई वर्षों से। मजा आता है, अच्छा लगता है। हम बहुत शौक से, बहुत प्यार से शिक्षित करने का काम करते हैं बिहार के तमाम बच्चों को। तो आप निश्चित रूप से भरोसे के साथ इस पूरे परिवार के साथ जुड़िए। किसी भी तरीके की दिक्कत हो, हमारे नंबर 9155181020 पर कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। पैनिक नहीं होना है बच्चों। चलिए, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? हम लोग पदार्थ की, मुख्यतः भौतिक अवस्था की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं आती है। 3 तरह की भौतिक अवस्था हमें देखने को मिलता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। एक वो पदार्थ आप देखते हो जो ठोस अवस्था में होता है, दूसरा वो पदार्थ आप देखते हो जो द्रव की अवस्था में होता है, और तीसरा वो पदार्थ देखते हो आप जो गैसीय अवस्था में होता है। प्यारे बच्चों, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा पदार्थ की द्रव और गैसीय अवस्था, लेकिन क्लास 12th के अंदर आपको पढ़ना होता है सिर्फ ठोस अवस्था के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। हमारा माइंड जिस वर्ड को सुनता है वैसा ही फिगर हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम बात करते हैं ठोस पदार्थ की, ठोस पदार्थ के गुणों की बात होती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, धैर्य बना करके अंत तक सेशन को देखिएगा। आज बहुत कुछ आज सीख के जाओगे आप, और इस चैप्टर से आपका बहुत अच्छा लगाव हो जाएगा, मजा आ जाएगा। चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, हिंदी मीडियम के हो, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हैं। और ये नोट्स भी आपको खूबसूरत हम शेयर करेंगे। बस आप लोग अंत तक बने रहना, क्योंकि आपका साथ बहुत जरूरी है। आपका साथ बहुत जरूरी है। सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसी विपरीत परिस्थितियों में किस कदर अपने आप को मजबूत बना रखा है, सिर्फ आपके वजह से। सिर्फ आपके वजह से एक चैनल डिलीट हुआ, टर्मिनेट हुआ, फिर दूसरा बना, दूसरा टर्मिनेट हुआ, तीसरा बना, अब आगे नारायण जी की मर्जी और आप लोगों का साथ।
ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग वापस मजबूती के साथ, क्योंकि आपको मेन है क्लासेस मिलनी चाहिए और जितनी भी वीडियोस थी लेटेस्ट 10-15 वीडियोस गई थी उस पे, तो उसको हम लोग फिर से रिकॉर्ड करेंगे, फिर से लाइव कर देंगे। ठोस अवस्था के गुण की बात करते हैं। पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है बच्चों, जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, अगर हम बात करते हैं उनकी, तो उनका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। आप देखिएगा ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं उनके कण बहुत ही पास पास रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उनके बीच बहुत कम रहता है, यानी कि गैप बहुत कम रहता है और उनके आकर्षण बल बीच में बहुत ही ज्यादा रहता है। इसी कारण ठोस जो होता है बच्चों क्या होता है, मजबूत होता है, यानी अंतराणविक स्थान कम होता है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होता है, ज्यादा होता है। अब इसको आप दबा नहीं सकते हो, ये कंप्रेसिबल नहीं हो सकता है ये कंप्रेसिबल नहीं हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। ये संपीड्य नहीं होता, ये असंपीड्य है, इसको आप दबा नहीं सकते हो, दबाव नहीं डाल सकते हो। क्या ठोस को कभी आपने बहते हुए देखा है? नहीं। ठोस पदार्थ के अंदर, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर बहाव का गुण नहीं पाया जाता है, विसरण यानी कि डिफ्यूजन का भी गुण नहीं पाया जाता है इसके अंदर। तो मैं समझता हूं कि ठोस पदार्थ क्या बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है, जो सामान्य अभिलक्षण होता है, गुण होता है, वो आप लोग जरूर सीख गए होंगे। कृष्ण कुमार जी परेशान मत होइए, आपकी समस्या पे हम जरूर समाधान करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, ठोस के प्रकार की बात करते हैं। हम जब ठोस पदार्थ की प्रकार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हम किस आधार पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ठोस अलग अलग आधार पे होते हैं। विद्युत चालकता के आधार पे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि ठोस जो होता है वो विद्युत का सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, उसको हम बांट देते हैं। हम चुंबकीय गुण के आधार पर बांटते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, फेरीचुंबकीय पदार्थ, फेरोचुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरीचुंबकीय पदार्थ, ये अलग अलग हम बांट देते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से बांटते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या पदार्थ पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते हैं ना, तत्व पढ़ते हो, तत्व ठोस पदार्थ हो जाता है। यौगिक आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। अब देखो, आप जो पढ़ने जा रहे हो कणों की व्यवस्था के आधार पर पढ़ने जा रहे हो कि कण को किस प्रकार से सजाया जाता है। कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आप ये पढ़ने जा रहे हो। और आपके सामने दिख रहा है कि ठोस के दो पुत्र, एक का नाम हुआ क्रिस्टल और दूसरे का नाम हुआ अक्रिस्टल। क्रिस्टल पदार्थ किसे कहा जाता है? देखो देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। जब आपके सामने एक ऐसी संरचना मिलती है, आपके सामने एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कण को एक निश्चित रूप से सजाया गया, जैसे मान लो आपके सामने ए और बी है, आपने देखा कि ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से एक नियमित पैटर्न में इसको सजाया हुआ है। आप हीरा को देखते हो, हीरा का एक निश्चित संरचना होता है। आप ग्रेफाइट को देखते हो, ग्रेफाइट की एक निश्चित संरचना होती है। आप चीनी के क्रिस्टल को देखे हो, रवा को देखे हो, उसकी एक निश्चित संरचना होती है। आप नमक को देखे होंगे, नमक के रवा का भी एक संरचना होता है। तो जिस भी पदार्थ की निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी, जिसको भी आप बराबर बराबर भागों में बांट सकते हो, उन सभी पदार्थों को क्रिस्टल कहते हैं। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, तांबा, इन सब का एक रेगुलर पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है। इनके कण बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसलिए बच्चों हम ऐसे संरचनाओं को और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं जी? क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टल। हाँ, समझ आ गया बच्चों? कोई डाउट आप लोगों का? नहीं, वेरी नाइस। आगे चलिए। अब वही अगर हम अक्रिस्टल की बात करते हैं तो अक्रिस्टल क्या कहता है? आपने क्रिस्टल में क्या पढ़ा? क्रिस्टल शब्द के आगे अ लग गया, मतलब विपरीत हो गया। यह कहता है कि इसकी ज्यामितीय आकृति होती है, तो यह कहेगा कि हमारी ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इनका कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, सर्टेन नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है।
जैसे तैसे इनकी संरचना होगी, इनमें कणों की व्यवस्था जैसे तैसे होगी। एक रेगुलर पैटर्न में नहीं होगा कि ए के बाद बी ही आएगा, यह निश्चित नहीं होगा। ए के बाद 3 बार बी भी आ सकता है और बी के बाद 1 बार ए आ सकता है, 2 बार ए आ सकता है। कणों की व्यवस्था इरेगुलर रहेगा, अनिश्चित रूप से रहती है। इसलिए बच्चों हम लोग इसको क्या कहते हैं जी? अक्रिस्टल। अब कांच अक्रिस्टल है, प्लास्टिक अक्रिस्टल है, रबर अक्रिस्टल है, और जो भी बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं बच्चों, वो सब क्या होते हैं? प्लास्टिक वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, ये सब अक्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अक्रिस्टल। यानी आपने यहां पे देख लिया क्रिस्टल और अक्रिस्टल। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा माइंड में कि सर इसका डेफिनेशन अगर मिल जाता हमें तो बड़ा मजा आ जाता। तो भाई आपके सामने डेफिनेशन है, वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो। जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपको परीक्षार्थियों के लिए निर्देश में लिखा रहता है कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार के तमाम बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, साइंस को रटने से बचना है, और आपको बेहतरीन तरीके से, बेहतर एक गाइडर के साथ, मेंटर्स के साथ आपकी अपनी 2025 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को अंजाम देना है। ठीक है बच्चों? तो समझने पे पूरा फोकस होना चाहिए, रटने पे नहीं। आपने अभी क्या सीखा क्रिस्टल के बारे में? कि जिस भी पदार्थ की निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी या जिसे हम बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, वही तो क्रिस्टल है। यानी कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो और जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे क्रिस्टल कहते हैं। एकदम आसान शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में यहां पर देखिए, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, तांबा इत्यादि, ये सब हाँ, केमिस्ट्री की क्लासेज होंगी भाई, सब सारा सब्जेक्ट की क्लास होगा बच्चों, सारा सब्जेक्ट की क्लास होगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, सारा सब्जेक्ट की क्लास होगा। Crystal, a solid substance which has a definite geometrical structure and which can be divided into equal parts is called a crystal. जिसको आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, जिसका एक निश्चित ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल। अब आप देख लो, ये जो आप देखते हो ना, इसका एक निश्चित ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये क्रिस्टल है। वही आप जब बात करते हो अक्रिस्टल की, अक्रिस्टल क्या कहता है? वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टल। और भैया इसे तो आप बराबर बराबर भागों में बांट भी नहीं सकते हो। यानी कि सॉलिड सब्सटेंस which does not have any definite geometrical structure and can't be divided into equal parts is known as amorphous solid. उसको हम लोग अक्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एमॉर्फस सॉलिड। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल और अक्रिस्टल के कुछ प्रॉपर्टीज की, कुछ उसके गुणों की चर्चा कर लेते हैं। मैं आप सभी लोगों को कहूंगा, सर आप सभी बच्चे, आप सभी लोग एकदम एंड तक, अंत तक इस सेशन को एंजॉय करो, हमारे साथ रहो। अगर आप क्लास में रहोगे तो हम मजे से पढ़ा पाएंगे, पूरी एनर्जी दे पाएंगे। तो आपका क्लास में रहना जरूरी है, आपका क्लास में रहना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये नया वाला चैनल है। अब तो अभी हम बोलेंगे आप लोगों से कि भाई सब्सक्राइब करते रहो और कराते रहो, शेयर भी करते रहो अपने सभी दोस्तों तक। तो हम तो भाई, अब हमारा कदम तो निकल ही चुका है बस पढ़ाने के लिए, आपके लिए। आगे देखो बच्चों, अब हमारे सामने यहां पर जो बात आ रहा है कि क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल का एक प्रॉपर्टीज होता है कि क्रिस्टल जितने होते हैं ना, वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? एनिसोट्रॉपिक, यानी कि असमदैशिक। ये क्या होता है? क्रिस्टल जो पदार्थ होते हैं, जैसे चीनी हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनका कुछ भौतिक गुण, इनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है। इसीलिए इसको एनिसोट्रॉपिक यानी कि असमदैशिक कहते हैं।
तो असमदैशिक कौन होता है? क्रिस्टल। असमदैशिक कौन होता है? क्रिस्टल। क्योंकि इनमें कणों की व्यवस्था एक रेगुलर पैटर्न में होता है। आप देख रहे हो रेड ग्रीन वाला। अब आप अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो अलग अलग पार्टिकल की व्यवस्था होने के कारण आपको गुण भी अलग अलग मिलेगा, रिजल्ट अलग अलग मिलेगा। इसीलिए हम इसको एनिसोट्रॉपिक असमदैशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? असमदैशिक। तो क्रिस्टल क्या होते हैं? असमदैशिक। भूलना नहीं है बच्चों, क्रिस्टल क्या होता है? असमदैशिक, यानी कि एनिसोट्रॉपिक होता है। और क्रिस्टल के अंदर जब आप देखोगे ना तो रेगुलर पैटर्न लंबे समय तक रिपीट होता है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, एकदम लॉन्ग रेंज तक। इसलिए हम लोग क्रिस्टल को क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाला। यानी क्रिस्टल पदार्थ जो होता है बच्चों वो दीर्घपरासी होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? दीर्घपरासी। बताओ सभी लोग, क्रिस्टल दीर्घपरासी होता है? यस और नो? मिस्टर विवेक यादव जी, अभी तो चीजें स्टार्ट ही हुई थी ना, तो अभी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कैसे आपको मिल जाता? अभी चैप्टर स्टार्ट होने ही वाला था, तब तक चैनल टर्मिनेट हो गया। अब आपको चैप्टर हम दे रहे हैं। बेसिकली वो बेसिक क्लासेस हम लोग दिए थे यूट्यूब पर, जो सभी बच्चों के लिए बेसिक बहुत जरूरी था। बेसिक होने के बाद चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था, तब तक चैनल हमारे हाथ से चला गया। फिर हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है विवेक जी। तो विवेक जी आप धैर्य रखिए, ये आपके सामने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, फिर पहला चैप्टर फिजिक्स का आएगा, फिर मैथ का भी आएगा, फिर इंग्लिश का भी आएगा, फिर हिंदी का भी आएगा, फिर बायो का भी आएगा, सब आएगा। ठीक है ना? धैर्य रखिए और थोड़ा विश्वास रखिए हमारे साथ, परेशान मत होइएगा। लंबा सफर है, अभी सफर स्टार्ट हुआ है और लंबा सफर है, और इस सफर में उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव आता रहता है। मोटिवेशन की लाइनें अब तक किताबों में पढ़ी थी, किसी के स्टेटस में पढ़ा था, पर हमारे जीवन में है। इसलिए बी मोटिवेटेड प्लीज। सबने जवाब दे दिया कि सर क्रिस्टल होता है दीर्घपरासी, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाला होता है। अब सोचो बच्चों, सोचना यह है क्या कि जब क्रिस्टल असमदैशिक हुआ तो अक्रिस्टल क्या होगा? समदैशिक, आइसोट्रॉपिक। क्या होगा वो? आइसोट्रॉपिक, यानी कि समदैशिक। कहीं भी जाओ समान प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अब दीर्घपरासी वाला, लॉन्ग रेंज वाला अगर क्रिस्टल है तो शॉर्ट रेंज वाला कौन है? शॉर्ट रेंज का मतलब क्या कि देखो, लॉन्ग रेंज का मतलब हमने आपको समझाने के लिए क्या बताया कि जो भी पार्टिकल है लंबे समय तक एक रेगुलर पैटर्न में है। हमने क्या कहा? जैसे P है, P और Q पार्टिकल है, या फिर Na प्लस और Cl माइनस मान लो, Na प्लस Cl माइनस 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 Na प्लस Cl माइनस, यानी कि Na प्लस के बाद Cl माइनस आ ही रहा है। यह निश्चित पैटर्न हो गया और ये लॉन्ग रेंज तक ये पैटर्न रिपीट होता है। इसलिए हम क्रिस्टलीय सबस्टांस को, क्रिस्टलीय पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घपरासी, लॉन्ग रेंज। और भैया आप क्रिस्टल में ये कुछ नहीं होने वाला तो शॉर्ट रेंज हो गया। हां, थोड़े समय के लिए हो सकता है कि ए के बाद बी आया हो, फिर ए आए, फिर बी 3-4 गो आ जाए, यानी फिर भंग हो गया, रेगुलर नहीं हो पाया। समझे क्या आप लोग? यस, समझ गए सभी लोग? यस सर। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग कभी भी इसे भूलोगे नहीं। आगे जब हम बात करते हैं कि समदैशिक और असमदैशिक क्या होता है, तो बच्चों असमदैशिक हम किसको, हम क्या बताया कि क्रिस्टल जो होता है वो असमदैशिक होता है। और वो होता क्या है भाई? इसके कुछ गुण जो होते हैं, जैसे विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक हो गया, उसमें प्रसार हो गया, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। और ऐसे सबस्टांस को ऐसे ही कहेंगे, एनिसोट्रॉपिक। और अक्रिस्टल क्या हो गया? समदैशिक, क्योंकि इनका सभी दिशाओं में एक समान होता है, सभी दिशाओं में एक समान फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, इनका गुण ऐसा होता है। तो आपको बेसिकली ये दिमाग में रखना है क्या कि क्रिस्टल असमदैशिक और अक्रिस्टल समदैशिक।
कई बच्चे सोचेंगे हाँ क्रिस्टल है तो ये तो पक्का समदैशिक होगा, और अ क्रिस्टल में अ लगा दिया है तो पक्का असमदैशिक होगा। नहीं, उल्टा होता है बच्चों, ध्यान रखना है आप सभी को। क्रिस्टल ये सबस्टांस, क्रिस्टल असमदैशिक होगा और अक्रिस्टल समदैशिक होगा। इस तरीके के सभी छोटे छोटे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग अपने डीपीपी में प्रोवाइड कराते हैं। प्रहार बैच 2025 जो कि साइंस संग्रह एप्लीकेशन पर चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस संग्रह ऐप को इंस्टॉल करिए और मजे से अपनी तैयारी को शुरू करिए प्रहार 2025 के लिए। पूरी हमारी टीम डेडिकेटेड, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक पर। क्रिस्टल और अक्रिस्टल में क्या अंतर है? अब बच्चों, जब आपने क्रिस्टल के बारे में पढ़ लिया, अक्रिस्टल के बारे में पढ़ लिया, तो ये 5 नंबर का सवाल सेव करके रख लीजिएगा। ये 5 नंबर का सवाल सेव करके रख लीजिएगा, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में क्या अंतर है। और मैं आपको बता देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टल जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, अब भैया निश्चित ज्यामितीय आकृति है तो निश्चित रूप से इसका द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होगा, एक स्पष्ट होगा, हम कह सकते हैं डेफिनिट होगा। तीसरा हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, असमदैशिक। चौथा हमने ये भी पढ़ा कि ये लॉन्ग रेंज वाला होता है, दीर्घपरासी होता है, और ये वास्तविक ठोस होते हैं, रियल सॉलिड होते हैं। ये जितना है इसका अपोजिट कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? वो मिल जाएगा आपका असमदैशिक। क्या मिल जाएगा बच्चों? असमदैशिक। अब सोचो, अक्रिस्टल मिल जाएगा, उल्टा करोगे तो अक्रिस्टल मिल जाएगा। इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। देखो, इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है जबकि इसकी नहीं होती है। इसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसे बराबर बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। इसके द्रव्यमानक निश्चित होते हैं, इसके द्रव्यमानक अनिश्चित होते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये अतिस्थिति छद्म, काल्पनिक कह सकते हो, क्योंकि लंबे समय तक बाद आप देखो कांच किसी विंडो में लगता है और काफी टाइम बाद क्रैक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा नेचर पाया जाता है कि वो ऊष्मा परिवर्तन के कारण वो अपने आप को प्रसारित करता है, लेकिन फ्रेम तो निश्चित होता है, जिसकी वजह से वो क्रैक कर जाता है। क्रिस्टल असमदैशिक होता है जबकि ये समदैशिक होता है। ये दीर्घपरासी था, ये लघुपरासी था, और ये सब्सक्राइब का बटन है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हिंदी मीडियम हो गया और ये इंग्लिश मीडियम हो गया। दीज हैव सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप, किसके पास? क्रिस्टलिन सॉलिड के पास। बट आप बात करते हो जब एमॉर्फस सॉलिड की, एमॉर्फस क्या कहता है कि भैया डस नॉट हैव एनी फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कांट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, बट इसको आप कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। It can be divided into equal parts, but it can't be divided into equal parts. They have fixed MP बोले तो melting point, but इसके पास नहीं। ये जो होते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं और ये स्यूडो सॉलिड कह सकते हो। ये एनिसोट्रॉपिक था, ये जबकि आइसोट्रॉपिक था। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाला था जबकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाला है। समझे क्या बच्चों? इंग्लिश मीडियम के बच्चों और हिंदी मीडियम के बच्चों, समझे? यस सर। चलिए, पीडीएफ के लिए परेशान मत होइएगा। पीडीएफ आपको इसका कहां मिलेगा? साइंस संग्रह ऐप पे। वो ऐप कहां मिलेगा? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, आपको यहां पर सारा पीडीएफ अवेलेबल किया जाएगा। सेशन लगा होगा 22-23 के नाम से, 23-24 के नाम से, और 24-25, तो आप 24-25 में जाना। क्रिस्टल अब कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखने जा रहे हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखने जा रहे हैं। क्रिस्टल की बात करते हैं बच्चों, क्रिस्टल 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है आणविक ठोस, एक होता है आयनिक ठोस, एक धातुई ठोस और एक सहसंयोजक। अगर हम आणविक ठोस की बात करते हैं, इसका मतलब ये ठोस ऐसा होता है जिसके अंदर अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं, और इन अणु के बीच वांडर वाल्स बल लगा होता है। कमजोर वांडर वाल्स बल लगा होता है, कमजोर वांडर वाल्स बल लगा होता है। जैसे भैया मान लो H2O हो गया, जैसे मान लो भैया I2 हो गया, जैसे मान लो भैया बर्फ हो गया, जैसे मान लो भैया SO2 हो गया। ये जितने भी होते हैं ना जिसके अंदर कमजोर वांडर वाल्स बल लगा होता है, उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस कहते हैं। अब जिस क्रिस्टल के, जो भी क्रिस्टल है बच्चों, क्रिस्टल का मतलब तो ठोस पदार्थ है,
क्रिस्टल का मतलब क्या होता है बच्चों? ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टल का मतलब होता है ठोस पदार्थ, ध्यान रखना है मेरे भैया और बहन जी। और अगर हम बात करते हैं आयनिक ठोस की, तो आयनिक पदार्थ कहता है कि हमारे बीच आयन होगा। क्या होगा? आयन होगा, और इन आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, समझ आया? यस, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। जैसे NaCl, NaCl में Na प्लस होता है, Cl माइनस है। LiCl, Li प्लस Cl माइनस। CsCl, Cs प्लस Cl माइनस। ZnO, Zn पे +2 का चार्ज, O पे -2 का चार्ज। तो जहां पे प्लस माइनस का चक्कर हो जाए, समझ जाना कि आयनिक क्रिस्टल कहलाएगा, वो आयनिक ठोस कहलाएगा, आयनिक सॉलिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके अवयवी कण आयन है, और आयनों के बीच प्लस माइनस टुकुर टुकुर देखते हो क्या, ये वाली कहानी चलती है। क्या देख रहे हो भाई? टुकुर टुकुर प्लस माइनस है, बस ठीक है। इनके अंदर एक अलग से आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। जैसे में हो जाता है LiCl, NaCl, CsCl, ZnO, ये सब दुनिया भर के तमाम एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद भैया मेटालिक ठोस, जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड लगता है, धातुई बॉन्ड लगता है। अब ये क्या होता है सर? देखो, मैं इसका एक झलक आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि एक तांबा का पाइप है, कोई धातु है। अब इस धातु में, धातु को बेसिकली हम एम से दर्शाते हैं। एम का मतलब हो जाता है मेटल। और आप सभी लोग आज अंत तक अपने प्यारे अनुसर के साथ, अपने अनु भैया के साथ मिल करके इस चैप्टर को अंजाम दीजिए, सीखिए, जितना भी हो सकेगा सीखना है। 2025 की बेहतर तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए। अगर आपके पास मेटल है, और मेटल में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बेहतर पाई जाती है। कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो धनायन बन जाता है। अब धनायन बन गया तो मान लो कि भैया M पे प्लस चार्ज हो गया, M पे प्लस चार्ज हो गया, M पे प्लस चार्ज हो गया। अब एक ही एटम तो नहीं है, लाखों करोड़ों एटम होंगे इसके अंदर। अब M जो होता है बेसिकली M प्लस में बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तभी तो धनायन बना है। तो अब सोचो, इसके अंदर धनायन भी है और इसका त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन भी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन से आच्छादित है ये चारों तरफ से। अब इस एक मतलब दो तरह का फेज तैयार हो रहा है, जिसमें एक प्लस और एक इलेक्ट्रॉन माइनस। प्लस माइनस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम धातुई बंधन कहते हैं, जिसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जितने भी मेटल होते हैं, जितनी भी धातु होती है, सभी धातु मेटालिक सॉलिड कहलाएंगे। चाहे वो तांबा हो, चाहे लोहा हो, जस्ता हो, ये सब के सब क्या कहलाएंगे बच्चों? धातुई ठोस। सवाल कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन धातुई ठोस है? निम्नलिखित में से कौन धातुई ठोस है? 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बता लीजिएगा। दूसरा, चौथा है कोवैलेंट सॉलिड, यानी कि सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या होता है बच्चों? जैसे आयनिक क्रिस्टल ने कहा कि हमारे बीच आयनिक बॉन्ड लगेगा, धातुई क्रिस्टल ने कहा कि हमारे बीच धातुई बॉन्ड लगेगा, उसी प्रकार से सहसंयोजक क्रिस्टल ने कहा कि हमारे बीच सहसंयोजक बंधन लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? सहसंयोजक बंधन लगेगा, यानी कि साझेदारी वाली कहानी होगी। क्या होगी बच्चों? साझेदारी वाली कहानी होगी। साझेदारी वाली कहानी होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप उठा के देख लो हीरा को, आप उठा के देख लो ग्रेफाइट को, आप उठा के देख लो सिलिका कार्बाइड को। ये सब क्या है? ये सब सहसंयोजक बंधन वाला कहलाएगा। अब देख लो, इसमें आयन दिख रहा है आपको, ये सब आयन है, एक निश्चित रूप से सजे हुए हैं, एक निश्चित रूप से कणों की व्यवस्था है इसके अंदर। Li प्लस Cl माइनस, ये आयनिक कहलाएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये आप बर्फ देख रहे हो, बेंजीन देख रहे हो, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बर्फ है,
I2 है, ये सब आणविक क्रिस्टल कहलाएगा। ये जो आप देख रहे हो डायमंड, ये जो आप देख रहे हो ग्रेफाइट, इसमें साझेदारी है, बॉन्ड है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल अथवा नेटवर्क क्रिस्टल। नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटवर्क सॉलिड। और ये चौथा जो आप देख रहे हो, हमने बताया ना प्लस, और इन्हें पीला पीला जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इन प्लस और माइनस के बीच बल लगता है, जिसको हम लोग मेटालिक कहते हैं, धातुई कहते हैं। तो क्रिस्टल कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4। अब सभी लोग जवाब देंगे, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4। चलिए फटाफट से जवाब देंगे सभी लोग। अरे मेरे रे सास के 5 पुत्र थे। चलिए बच्चों फटाफट से बताएंगे सभी लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे। प्यारे बच्चों, बस एक बार रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप सभी लोग प्लीज इस चैनल के लिंक को अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी कोचिंग फ्रेंड्स, अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स, आपके आसपास के दोस्त मित्र साथी सब तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जितने भी बच्चे हैं सब वापिस इस चैनल से जुड़ जाएं। मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये बहुत संघर्ष का दौर चल रहा है, पर इस संघर्ष के दौर में ये अनुसर साइंस संग्रह की पूरी टीम और ये साइंस संग्रह का परिवार अकेले नहीं है। हमारे बिहार के लाखों बच्चे इस परिवार के साथ हैं, और जिस प्रकार से आपने उन पुराने चैनल को मिलियन में पहुंचाया था, आप इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओगे। हमारा लक्ष्य मिलियन में पहुंचना नहीं है, हमारा लक्ष्य है हर उन गांव के बच्चों को पढ़ाना जो पढ़ाई डिजर्व करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी गरीबी से, मजदूरी से, आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं, उन तक ये परिवार अनुसर साइंस संग्रह की पूरी टीम पहुंचना चाहती है। और वहां तक पहुंचाने में आपकी सहायता की जरूरत होगी। आप हमारी आवाज बनिए, आप हमारी आवाज बनकर के आवाम तक पहुंचिए, और अपने सभी साथियों तक साइंस संग्रह के एप्लीकेशन, साइंस संग्रह के इस यूट्यूब चैनल और प्रहार बैच 2025 के बारे में जरूर बताइए। अनुसर और उनकी टीम कहां पे पढ़ा रही है? साइंस संग्रह के ऐप पे पढ़ा रही है। लाइव क्लासेस पढ़ाई चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस, क्योंकि लाइव का तो मजा ही अलग है। अपडेटेड कंटेंट, अलग क्वालिटी, डेली 1-to-1 इंटरेक्शन, सब कुछ अलग है, जैसे अभी आप हमें देख पा रहे हो। ओके चलो जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। एक सवाल जो बोर्ड एग्जाम में पिछले कई वर्षों से पूछा जाता है कि भाई जो आयनिक क्रिस्टल होता है उसका द्रव्यंक उच्च क्यों होता है? वाई आर दी मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स हाई? मत जाना कहीं, अभी मत जाना, अभी इंपॉर्टेंट चीजों पे चर्चा कर रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? एक सॉलिड सबस्टांस, एक ठोस पदार्थ, इसे हम चाहते हैं पिघला देना, इसे हम चाहते हैं पिघला देना, यानी कि इसके कणों के बीच जो बॉन्ड है, हम चाहते हैं कि वो बॉन्ड टूट जाए, बिखर जाए। टूटेंगे तब इसके मॉलिक्यूल मूवमेंट करने लगेंगे, और उनके बीच का गैप इतना मेंटेन हो जाएगा कि वो सॉलिड नहीं लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। एक ऐसा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें, एक ऐसा हीट देना पड़ेगा जिस टेम्परेचर पर ये ठोस पदार्थ, जिस ताप पर ये ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए, जिस ताप पर यह ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए, उसको कहा जाता है द्रवणांक। अब सोचो, मतलब एक भोजपुरी में बड़ा अच्छा गाना आया था, कभी कभी ऐसा गाना दिल को छू जाता है। कौन सा गाना था भाई? कि कहीं गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, आई हो दिल लागल बा तोहरे से। ये गाना सुने हो? सोचो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इतना गहरा लगाव में हो, इतना गहरा लगाव में हो, और कोई उसे तोड़ना चाहे, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनका लगाव कैसा है। अगर बहुत कम है, अल्प लगाव है, बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं है उनमें, तो वो जल्दी टूट जाएगा, कम टेम्परेचर पे ही टूट जाएगा। लेकिन बहुत मजबूती से प्रगाढ़ होंगे वो रिश्ते, बहुत डीपली उसमें प्रेम जुड़ा होगा, तो उसको तोड़ना मुमकिन तो है, बट मुश्किल भी है।
यानी उसके लिए हमें ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और अब मैं आप लोगों से कहूं कि आयनिक क्रिस्टल की मेल्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है। आयनिक क्रिस्टल के बीच आपने पढ़ा आयन होने के कारण इसके बीच बहुत स्ट्रांग, मजबूत, प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होता है। मजबूत प्रबल आकर्षण बल लगे होने के कारण क्या होता है, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तब हमें इसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है और फिर जाकर के इसके आयनों को तोड़ते हैं, तो ज्यादा जरूरत पड़ती है उष्मा की। आयनिक क्रिस्टल के द्रव्यमान उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच प्रबल यानी कि मजबूत बल लगा होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स इज हाई बिकॉज देयर इज a strong force of attraction between their ions. भाई more heat is required to break its ions. आयन को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। आगे देखेंगे बच्चों, हम बात करते हैं, एक सवाल आता है बच्चों, क्या कि आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में ही क्यों विद्युत का सुचालक होता है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं अभी फिलहाल कि प्यारे बच्चों, आपके पास मैं सूखा नमक दे दूं, नमक का रवा, नमक का पाउडर, और एक इलेक्ट्रिक सेटअप के तहत पूछूं कि क्या इस नमक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होगा, फ्लो करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा? आप थोड़ा देर सोचोगे सूखा नमक है, कहां से होगा? नहीं होगा। सही बात है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं है जो मूवमेंट कर सके। है आयन तो है, बट चिपका हुआ है, अपने अपने जगह पे है, सॉलिड है ना, मूव थोड़ी करेगा। मूव तो तब करेगा जब उसके आयन ब्रेक हो जाए, उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और वो कैसे ब्रेक होगा? जब आप उसे पानी में घोल लो या उसे पिघला दो, गर्म कर दो। तो या तो आप उसे द्रवित कर लो, लिक्विफाइड कर लो, या फिर एक्वस बना लो, यानी कि आप पानी में डाल दो। तो इन दोनों सिचुएशन में आयन उसके मूवमेंट करने लगते हैं, और जब आयन मूवमेंट करने लगेगा तो फाइनली वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा, यानी वो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। कुल मिला के हम कहते हैं कि भाई आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में ही विद्युत का सुचालक होगा। क्यों? क्योंकि इसके आयन द्रवित में या गलित अवस्था में ही मूवमेंट करता है, गतिशील रहता है। ठोस अवस्था में तो उसका आयन जहां पे है वहीं पे चिपका हुआ रहेगा, अपने स्थानों पर ही रहता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। आयनिक कंपाउंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट, नॉट सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में नहीं भैया जी। किस अवस्था में जी? लिक्विड स्टेट में। बिकॉज इट्स आयंस रिमेन मोबाइल इन, या मूवमेंट वाले हो जाएंगे कब? जब या तो वो मॉल्टेन स्टेट में रहेगा या तो फिर वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। समझ में आ गया? यस और नो? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? ला 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 रे। हाँ जी, बस इस बात का तो जरूर मेरा हाथ जोड़ के आप सभी मेरे भाई बहन से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जहां पे भी है, जिस गांव से हैं, जिस जिला से हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हर परिस्थितियों से सामना करके इस फैमिली को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। साइंस संग्रह को सपोर्ट करो, अनुसर को सपोर्ट करो, अनुसर के टीम को सपोर्ट करो। मैं समझता हूँ हमारे लिए संघर्ष का समय है, काफ़ी हार्डवर्क का समय है, बट हम कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है आप सभी बच्चों के लिए। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे परिवार को, साइंस संग्रह के ऐप को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, ये जो वीडियोस है बच्चों, और ये ऑफिशियल चैनल है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है, लगातार कण को सजाया गया है, और इस त्रिविम व्यवस्था को हम कहते हैं आकाशीय जालक। क्या कहते हैं? आकाशीय जालक कहते हैं। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था को दिखाता है कि जो ठोस पदार्थ है उसमें कण किस प्रकार से सजाया गया है। इस कणों की अरेंजमेंट को जो दिखाता है
उसको हम कहते हैं आकाशीय जालक, स्पेस लैटिस कहा जाता है। और आप देखो इसी आकाशीय जालक का एक छोटा सा भाग इकाई सेल कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या है, आप कहोगे सर सेल है, कोशिका है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों जो आप दीवार देखते हो उस दीवार में एक एक छोटी छोटी ईंट लगाई जाती है, दीवार का सबसे छोटा भाग क्या है, एक ईंट है। और उस ईंट को रिपीट करके कई सारे ईंट मिला करके वापस दीवार खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखो इस कण की व्यवस्था में कणों को सजाया गया है और कणों के केंद्र को मिलाया गया, मिलाने पर एक विशेष आकृति मिली और इसी व्यवस्था को देखा गया कि लगातार ये रिपीट है। ऐसे कितने सारे घन ऊपर नीचे आसपास अगल बगल सब पड़े होंगे, लेकिन इस पूरे व्यवस्था में से इस एक छोटी सी व्यवस्था को आप बाहर निकाल लो। इस छोटी सी व्यवस्था को आपने बाहर निकाल लिया, उसको हम कहते हैं बच्चों इकाई सेल। क्या कहते हैं बच्चों, इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल। सवाल पूछेगा यूनिट सेल क्या होता है, जवाब क्या होगा आपका कि आकाशीय जालक का, इसका ये पूरा आकाशीय जालक है, ये पूरा सेटअप क्या है, आकाशीय जालक, स्पेस लैटिस कहते हैं। आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग, वह छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से, जिसको रिपीट करने से, जिसको दोहराने से पूरा का पूरा आकाशीय जालक मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं एक दीवार की, अगर हम बात करते हैं एक दीवार की, तो प्यारे बच्चों इस दीवार में कई सारे ईंट हैं और इस ईंट के रिपीटिशन से वापस दीवार को खड़ा किया जा सकता है कि नहीं, यस और नो बताएंगे आप सभी लोग। आप सभी लोग यस और नो बताओ बच्चों, क्या हम इस ईंट को रिपीट करके, ईंट को दोहरा करके, कई सारे ईंट को जोड़ करके, और ईंट एक ही प्रकार के हैं, एक ही तरह के हैं, फिर वापस दीवार तो बना सकते हैं ना, वापस दीवार तो बना सकते हैं ना, यस बना सकते हैं बच्चों। और हम ये भी कह सकते हैं कि दीवार की सबसे छोटी इकाई ईंट हो गई। तो आकाशीय जालक की सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। A unit cell is the smallest portion of a crystal lattice that shows the three-dimensional pattern of the entire crystal. पूरे क्रिस्टल का एक सबसे छोटा सा यूनिट जिसके रिपीटिशन से हमको पूरा का पूरा स्पेस लैटिस मिल जाता है। अब इकाई सेल की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से होती है और इनकी पूरी व्यवस्था 7 प्रकार से हो सकता है। अभी आप इस इकाई सेल को देखते हो, मान लो मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखना बच्चों, यहां पर देखना बच्चों, आपके सामने मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक क्रिस्टल बना दिया हूं, इकाई सेल बना रहा हूं। हमने बना दिया बच्चों इकाई सेल। हां, इकाई सेल अभी आपने क्या देखा था, घन के आकार का था, कुछ इस तरीके से ऐसे था। अब आप इसे घन कब कहते हो, किस सिचुएशन में घन कहते हो, आप इसे किस सिचुएशन में घन कहते हो? आप इसे तो घन इस सिचुएशन में कहते हो ना, कि जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई है और ये जेड हो गया। इसमें बच्चों ये जो किनारा है लंबाई, इसको अगर आप ए मानते हो, इसको आप बी मानते हो और ये आपका सी हो गया। ए बी सी, अगर ये ए बी सी बराबर हो जाए, ए बी और सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जब ये तीनों बराबर हो जाता है, तीनों का वैल्यू बराबर हो जाता है तो घन बन जाता है। और सिर्फ इतना नहीं, एंगल का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके बीच का जो एंगल होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा, ए बी के बीच का एंगल, बी सी के बीच का एंगल, ऐसे भी तो बना सकते हो ना, ऐसे बी सी के बीच का एंगल, ए बी के बीच का एंगल और बी सी का तो बन गया ना, हाँ, इसका ए और सी का। ये आप देखोगे ना बच्चों, ये पूरा का पूरा सब एक दूसरे से 90 डिग्री होता है। हमने मान लो इसको अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, इसको गामा कह दिया, तो अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा, ये एंगल 90 डिग्री होता है।
तो जब आप इस माप के तहत स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको मिल जाता है क्या, घन मिल जाता है। जब आप लंबाई चौड़ाई बराबर रख देते हो, भुजा बराबर हो जाती है, तब आप जो बनाते हो तो स्क्वायर मिल जाता है, वर्ग मिल जाता है। जब आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर करते हैं और तीनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो हमारे पास घन का आकार मिलता है, जिसको हम कहते हैं घनाकार क्यूबिक क्रिस्टल। घनाकार क्रिस्टल होगा, घनाकार इकाई सेल होगा। और इस प्रकार से बच्चों टोटल हमारे पास ये वैल्यू बदल बदल के अलग अलग तरीके से हमारे पास 7 तरह की व्यवस्था बन सकती है। 7 तरह की व्यवस्था बन सकती है, जिसमें पहला हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक। हमने आपको अभी तुरंत बताया क्यूबिक वाला, जिसमें आपने क्या पढ़ा, ए बी सी बराबर होता है, ए बी सी बराबर होता है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। अब कई ऐसा मिलेगा जो ए बी सी बराबर नहीं होगा, किसी में ए और बी बराबर होगा तो सी बराबर नहीं होगा, किसी में अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा तो गामा 90 डिग्री नहीं होगा। अलग अलग प्रकार से ये व्यवस्थाएं होती है। और टोटल अगर व्यवस्था आपसे पूछा जाए तो कितना कहोगे? आपसे अगर पूछा जाए कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है तो आप क्या कहिएगा? क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7। तो क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार पूछा है। हेल्थ लेसन टेंशन मत लीजिए, बायो बेहतर समझ में आएगा, बायो बेहतर समझ में आएगा, बेहतर होगा, बस थोड़ा हमें समय दीजिए, टेंशन मत लीजिए। चलते हैं आगे बच्चों। ये 7 प्रकार से व्यवस्था होता है, जिसमें को सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, ये अलग अलग देखो, किसी में एंगल अलग हो गया, किसी में लंबाई चौड़ाई अलग दिख रहा है, लेकिन सब कुछ बराबर दिखने वाला एक ही होता है, सिंपल क्यूबिक। और हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, हमें इसी के बारे में ही पढ़ना है। अब जब हम बात करते थे बच्चों इकाई सेल की, तो ये इकाई सेल के पैरामीटर्स होते हैं, प्राचल होते हैं। अगर आपसे इकाई सेल के यूनिट सेल का पैरामीटर की कोई बात करे, प्राचल की बात करे मेरे भैया जी, ध्यान रखिएगा कितने होते हैं। अक्षीय लंबाई कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? अक्षीय लंबाई, एक्सियल लेंथ। एंड इसको क्या कहते हैं? अक्षीय कोण, एक्सियल एंगल। क्या कहते हैं बच्चों? अक्षीय कोण यानी कि एक्सियल एंगल कहते हैं इसको। सर हमें एडमिशन लेना है, तो मैं आपको बता दिया ना कि आप साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करिए, हमारे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, जिसका ना हमारा नंबर है 91 55 18 10 20। और ये सभी बच्चों के फोन में सेव होना चाहिए अनु सर के नाम से, साइंस संग्रह के नाम से, और उसके आगे दिल की इमोजी जरूर लगा देना। और इस पे आप कॉल कर सकते हैं। प्रहार बैच 2025 से आप जुड़ सकते हो। आपने पूछा, मैं बता दिया। अब ये मत सोचना कि सर प्रमोशन कर रहे हैं, अरे नहीं जी ऐसा नहीं है। चलो अब देखो बच्चों, ये इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 2 तरह के इकाई सेल होते हैं। एक प्रिमिटिव जो मेन होता है, एक प्रिमिटिव जो मेन होता है, और दूसरा केंद्रीय जो सेंटर्ड होता है, सेंटर्ड होता है। अब ये जो आप देखे थे कणों की व्यवस्था, इसके 8 कोना होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें कोने की संख्या कितनी होगी, तो कोना की संख्या 8 है। अब आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरों के कोनों को देख लो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 को कोना हो गया। फलक कितना होता है, सतह कितना होता है, एक कमरे में कितना दीवार होता है, कितना फेस होगा? तो आप, मैं अगर इस कमरे में हूं, सामने एक फलक, एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, ऊपर 5, छत हो गया, और नीचे फर्श 6, यानी कुल 6 फलक होते हैं। ये देखो अगल बगल, ऊपर नीचे, आगे पीछे, 2 2 4 2 6, तो फलक कितना हो गया? 6। अगर हम बात करते हैं किनारा की, एड्स की बात करते हैं, तो किनारा कितना हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5
5 हो गया, ये 6 7 हो गया, 8 9 10, ये 11 और ये 12। तो कुल 12 किनारा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूरा कमरे का जो किनारा दिख रहा है ना, कोना कोनी, सबको जोड़ दो, 12 आपको मिलेगा। तो एड्स कितने होते हैं? 12। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। एंड फेसेस कितने होते हैं? 6। समझ आ गया जी भैया जी? समझ आ गया जी? यस, वेरी नाइस बच्चों, एक्सीलेंट। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, कणों को हम देखते हैं कि कण कहां पर व्यवस्थित हो सकता है, किस किस सिचुएशन में। अगर कण सिर्फ 8 कोना पे है, अगर कण पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ 8 कोना पे दिख रहा है, ऊपर के 4 कोना पे रखा हुआ है, हाँ? जिस प्रकार से आपने देखा यहां पे आकाशीय जालक को, आप क्या देख रहे हो कि इन कणों के केंद्र को मिलाने पर, आपने तो केंद्र को मिलाया और आपको एक संरचना मिल गई, आपको एक संरचना मिल गई, जिस संरचना को आप क्या नाम दे रहे हो? इस संरचना को आप नाम दे रहे हो घनाकार। तो आप देख रहे हो कि 8 कोना का केंद्र मिलाने पर यह दशा प्राप्त हुई है। तो जब आप ये देखोगे बच्चों कि वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें सिर्फ 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल हो, 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल हो, तब हम उसे सरल इकाई सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल या मूल इकाई सेल कहते हैं। दूसरा होता है केंद्रित वाला, जिसमें एक पिंड होता है और एक फलक केंद्रित होता है। जब आप 8 कोना के अलावा, 8 कोना पर तो एक एक रहेगा ही, क्योंकि ये बेसिक है, प्रिमिटिव है, मूल है। इसके अलावा हम सेंटर में रख दिए, 8 कोना पे है लेकिन सेंटर में एक पार्टिकल है, सेंटर में बीच में एक पार्टिकल रखा जाए, तब जो हमें व्यवस्था मिलेगी इस कणों की संरचना का, एक ज्यामिति जो मिलेगा, उसे हम कहते हैं बीसीसी। अब बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल, यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल। अगला आप देख रहे हो फलक केंद्रित सेल, यानी कि फेस सेंटर्ड सेल। आप क्या देख रहे हो बच्चों? फेस सेंटर्ड सेल, यानी कि मेरे भैया जी आप देख लो 8 कोना पे तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा फेस की बात की गई है, फलक की बात की गई है, तो जो 6 फलक था, जो दीवार था, उनके केंद्र पे भी रहेगा। जो 6 केंद्र था, 6 फलक था, ऊपर वाला फलक, नीचे वाला, ये साइड वाला और वो आगे पीछे वाला भी, यानी कुल मिला के 8 कोना पे भी रहेगा और 6 फलक पे भी रहेगा। बीसीसी में 8 कोना पर भी रहेगा और एक सेंटर में भी रहेगा। और प्रिमिटिव की जब बात करते हैं तो 8 कोना पे ही सिर्फ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 कोना पे ही रहेगा। बोलो यहां तक बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर। अच्छा चलो, वेरी नाइस। तो बच्चे अब रहने दीजिए सर। अरे 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 अरे, अभी बस, यानी क्या चाहते हो आप? इस चैप्टर को 2 भाग में पढ़ना चाहते हो हमारे साथ? अभी तो काफी चीजें हैं इसमें, हम लोग अभी 19 स्लाइड पढ़े हैं, अभी 19 और है। चलो हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी और आधा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग जस्ट इसके बाद अगली क्लास में आगे की चर्चा कर लेंगे। मैं आप सभी बच्चों से यही अनुरोध करता हूं कि आप जितने भी बच्चे हैं, आप जितने भी बच्चे हैं, आप सभी लोग हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से। इस क्लास की पीडीएफ वहीं पे दी जाएगी। YouTube पीडीएफ के नाम से एक टैब होगा, एक बटन होगा, वहां जाइएगा, अपना सेशन सेलेक्ट करिएगा कि आप 24-25 सेशन के बच्चे हैं और अपने सब्जेक्ट के अंदर जाइएगा तो ये पीडीएफ वहां पे आपको मिलेगा। साइंस संग्रह ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से। किसी भी तरह की परेशानी होती है 91 55 18 10 20 पे आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको यथासंभव आपको मदद करेगी। आप हमारे प्रहार बैच 2025 से जुड़ना भी चाहते हैं तो जुड़ जाइए। बहुत मिनिमम प्राइस में
जो अफोर्डेबल कॉस्ट है, जिससे कि हमारी रनिंग व्यवस्था की कॉस्ट निकल जाए और आपकी पढ़ाई भी हो जाए। हर एक बच्चे, बिहार के काफ़ी बच्चे उस बैच को पसंद कर रहे हैं और बिहार बच्चों की पहली पसंद बनने जा रही है प्रहार 2025 बैच, जो कि साइंस संग्रह ऐप पे हमारी पूरी टीम पढ़ा रही है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिना देर किए बच्चों, क्योंकि आप सही समय पे अगर सही डिसीजन लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सही फैसले के माध्यम से, सही रास्तों को तय करके आप सही परिणाम तक पहुंचेंगे। और सही परिणाम तक पहुंचाने की गारंटी हम जरूर ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर आपको ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब हम तो मेहनत करेंगे और आपसे भी रगड़ के मेहनत करवाएंगे। अगर आप मेहनती हैं और आप हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं, कंटेंट पे मेहनत करना चाहते हैं, ना सिर्फ आप फर्स्ट डिवीजन आना चाहते हैं, नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट डिवीजन नहीं लाना है, आप वो डिजर्व नहीं करते हैं, आप उससे बेहतर डिजर्व करते हैं, आप बेहतर कंटेंट पढ़ना डिजर्व करते हैं, आप बेहतर स्टडी मटेरियल डिजर्व करते हैं। और उसके लिए साइंस संग्रह की टीम, साइंस संग्रह का ऐप, ऑल दी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। और आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया है अपने यहां तक, हम लोग पढ़ाई किए हैं बच्चों, काफी सारे टॉपिक को कवर किया है हम लोगों ने आज। और आज मैं आप लोगों से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें। जितने भी बच्चों तक हो सके आप जरूर शेयर करिए, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो। आप इस चैनल का स्क्रीनशॉट जरूर अपने स्टोरी में लगा सकते हैं, लिंक के साथ अपने इंस्टाग्राम के अबाउट में लगा सकते हैं। आप चाहें तो कुछ दिन तक हमारे इस चैनल की लिंक को आप अपने इंस्टाग्राम के अबाउट में भी डाल दीजिएगा, स्टोरी में भी पोस्ट कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे हो सके जुड़ जाए और हमारा मेहनत सार्थक होने लगे, हम लोग फिर से वापस पढ़ाए बच्चों। क्योंकि अब तो हमारी धैर्य की बांध टूट चुकी है, हम कितना धैर्य रखें, पर फिर भी रखे हैं आप लोगों के बल पे, आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच एंड लव यू मेरी साइंस संग्रह की फैमिली, बिहार की फैमिली, बिहार की माटी की फैमिली, और लव यू आप सभी को। चलिए कमेंट जरूर करिएगा, जितना ज्यादा हो सके, जितने बच्चे अभी इतने संख्या में देख रहे हैं, और आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा, एक एक कमेंट, प्यारा प्यारा सा कमेंट मोटिवेट करने के लिए दे दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हमें आपके मोटिवेशन की जरूरत है। और आपके बेहतर तैयारी के लिए हमारी पूरी टीम, डेली क्लासेस चलेंगी बच्चों, और हर सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, परेशान मत होइएगा। स्टडी मटेरियल ये पीडीएफ आपको चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत पीडीएफ है, बहुत अच्छा डिफिनीशन हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इस पीडीएफ के लिए आप साइंस संग्रह ऐप में फ्री में पीडीएफ आपको मिलता है, ज्वाइन करिए, जरूर ऐप इंस्टॉल करिए। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों। जरूर शेयर कर देना आप सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं, सब शेयर कर देना टेलीग्राम पे, जहां जहां पे भी जुड़े हो, ताकि हर एक बच्चों तक पहुंच जाए। कर भला तो हो भला, वक्त के हिसाब से चीजें होती रहती है, बस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें सभी लोग, गुड नाइट बच्चों। कमेंट एक प्यारा सा जरूर आना चाहिए, कमेंट आपके साइड से प्यारा सा जरूर आना चाहिए। और ये अभी शुरुआत है, ये आज का पहला लेक्चर है बच्चों इस चैनल पे, और अभी काफी सारे लेक्चर लेके आएंगे, इतने अच्छे कंटेंट लेके आएंगे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उससे भी ज्यादा स्टडी मटेरियल की चिंता है कि बेहतर वीडियो के साथ, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतर क्लासेस के साथ बेहतर स्टडी मटेरियल मिले, तो आप जरूर हमारे बैचेस को ज्वाइन करें। बाय, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में।